ये कहानी है राघव की। राघव अपने माँ पापा के साथ पुणे में रहता है। अरे बेटा, टिफिन तो लेकर जा। राघव अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। राघव, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्रमोशन मिला है और तुम्हें मुंबई के हेड ऑफिस में ज्वाइन करना है। राघव खुश भी था और उदास भी। एक तरफ प्रमोशन की खुशी थी, दूसरी तरफ परिवार को छोड़कर मुंबई में शिफ्ट होने का दुख। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, जो तुम्हें मुंबई में शिफ्टिंग मिली है। वैसे भी मुंबई पुणे से अच्छा ही है और ज्यादा डेवलप्ड भी है। वो तो है, लेकिन पुणे में आप लोग हो, मुंबई में मेरा कौन है। मुंबई में तेरे सपने हैं, तेरा ड्रीम। तुझे मैनेजर बनना है ना, और क्या पता मुंबई में कोई अपना भी मिल जाए। क्या माँ, तुम भी। राघव के मम्मी पापा को भी दुख था कि राघव को अकेले शिफ्ट होना पड़ेगा, पर वो जानते थे कि ये उसकी जिंदगी के लिए अच्छा है। 1 महीने बाद राघव मुंबई आया। वो पहले अपनी कंपनी गया और फिर एक एजेंट के ऑफिस में। ये फ्लैट है, ये आपके ऑफिस के पास। फिलहाल तो उसमें कोई नहीं है, पर जल्द ही 2-3 लोग आ जाएंगे। फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड है, 2 BHK। तो चलिए देखते हैं। राघव एजेंट के साथ फ्लैट देखने गया। फ्लैट काफी बड़ा था और उसमें टीवी, फ्रिज, AC ऑलरेडी था। ये देखकर, ये फ्लैट मुझे पसंद है। आपको 10,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। 10,000 मेरे बजट से ज्यादा है, पर क्योंकि ये फ्लैट इतना अच्छा है इसलिए चलो ठीक है। राघव ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने राघव को चाबी दे दी। कुछ देर बाद राघव अपने गिने चुने सामान के साथ घर आया। उसने अपना सामान लगाया। अब थोड़ी पेट पूजा की जाए। राघव ने अपने फोन से खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद राघव ने डिलीवरी बॉय से खाना ले लिया। अब तो मेरी पार्टी है। इतना बड़ा घर, उसमें मैं अकेला और खाने के लिए ये बिरयानी। वाह वाह। राघव ने खाना खाना शुरू कर दिया। तभी उसकी माँ का फोन आया। हाँ माँ, यहाँ फ्लैट मिल गया है, बहुत बड़ा है, 2 BHK। फिलहाल रूममेट्स नहीं है, पर कुछ दिनों में आ जाएंगे और मेरे ऑफिस के नजदीक भी है। हाँ, अभी मैं बिरयानी खा रहा हूँ। चलिए कल कॉल करता हूँ, बाय। राघव ने वापस खाने पे कंसंट्रेट किया। खाने के बाद राघव एक कमरे में गया और सो गया। उसे अच्छी नींद लगी थी कि अचानक उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। अरे, ये बदबू कैसी है? मैंने तो कचरा फेंक दिया था। राघव यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसकी नजर, शायद ये बदबू उस कचरा कुंडी से आ रही है। खैर, एयर फ्रेशनर मार के और खिड़की बंद करके सो जाता हूँ। राघव ने एयर फ्रेशनर मारा और खिड़की भी बंद कर ली। फिर भी बदबू कम नहीं हुई। उस रात वो वैसे ही सो गया। अगले कुछ दिनों तक उस मांस की बदबू आती रहती थी। अब उसने बदबू पे ध्यान देना छोड़ दिया था। फिर अचानक एक रात राघव सो रहा था कि उसे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प। राघव डरकर उठ गया। उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो गया था। क्या ये सपना था? राघव काफी देर तक जागता रहा और फिर वापस सो गया। इस दिन के बाद अक्सर राघव को ये सपना आता और वो डरकर उठ जाता था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये औरत कौन है? इसे मुझसे क्या चाहिए? ऑफिस में भी राघव अक्सर उस औरत के बारे में सोचने लगा। कौन है ये औरत? क्यों मुझसे मदद मांग रही थी? मैं तो इसे जानता तक नहीं। राघव की नींद हर दिन खराब हो रही थी। इसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। राघव, ये क्या है? तुम्हारा आजकल काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। ऐसे रिपोर्ट बनती है क्या? तुम एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, ध्यान दो अपने काम पर। सॉरी सर। लंच ब्रेक में राघव का फ्रेंड उसके पास आया। क्या हुआ? बॉस इतना भड़क क्यों रहा था? क्या पता यार, एक तो नींद पूरी नहीं होती,
ऊपर से बॉस की खिटखिट। अजीब बात है, तुझे नींद क्यों नहीं आती और तेरी नींद पूरी क्यों नहीं होती? तेरा तो कोई फ्लैटमेट भी नहीं है। अब तुझे क्या बताऊं, मुझ पर क्या बीत रही है। राघव ने अपने दोस्त को उसके साथ हो रहा इंसिडेंट बताया। मुझे तो लगता है उस फ्लैट में कोई भूतनी है। क्या यार, भूतनी वगैरह थोड़ी ना होती हैं। देख, मुझे पता है तू नहीं मानता, पर मैं तो मानता हूं। तू संभल के रह, यही नसीहत दूंगा मैं तुझे। आज जब राघव घर गया तो वो अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचने लगा। विक्की भी अजीब है। भूत प्रेत आज के जमाने में कहाँ होते हैं। अब सिर्फ इतना हो जाए कि मैं आज चैन से सो जाऊं। राघव ने रोज की तरह डिनर किया और अपने कमरे में चला गया। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और अचानक राघव को ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ देखता रहा, उसे कोई नहीं दिखा। इस पूरी रात राघव सो नहीं पाया और अगले दिन उसने ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले ली। नेहा यार, आई एम वेरी इल। लगता है मुझे बहुत फीवर है, सो प्लीज इन्फॉर्म बॉस कि आई वोंट बी कमिंग टुडे। आधा दिन आराम करने के बाद उसका सिर फटा जा रहा था। काश नींबू पानी मिल जाए, लेकिन मेरे फ्रिज में तो एक भी नींबू नहीं है। शायद बगल वाली आंटी के पास हो, जाकर पूछता हूँ। राघव ने अपने बगल वाले फ्लैट की बेल बजाई। हेलो आंटी। हेलो बेटा। आपके यहाँ नींबू होगा क्या? वो क्या है कि मेरा सर चकरा रहा है। हाँ है ना बेटा, कम इन, आई विल गेट यू सम। आंटी किचन से नींबू पानी बनाकर लाई और राघव के बाजू में बैठ गई। और बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? पुणे का हूँ आंटी। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उस फ्लैट में? नहीं आंटी, पर आपने क्यों पूछा? तुमको तो पता ही होगा ना कि तुमसे पहले जो फैमिली तुम्हारे फ्लैट में रहती थी उनका क्या हुआ। नहीं आंटी, आई डोंट नो। क्या हुआ था? वो एक न्यूली वेड कपल था। रमेश और मधु दोनों ने लव मैरिज की थी। मधु बहुत सुंदर थी और इसी वजह से रमेश बहुत इनसिक्योर था। कैसी लग रही हूँ मैं? इतना क्यों बंठन रही हो? किसी दूसरे को पकड़ना है क्या? क्या आप भी पूरा मूड खराब कर दिया। मधु रमेश के लिए तैयार होती थी और रमेश को मधु पर शक होता था। अक्सर रमेश मधु पर बालकनी से वॉच रखता था। वो किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है। उस लड़के से तुम्हारा क्या काम? अरे वो तो चंदा मांगने आए थे, होली का। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कैसा चंदा। तुम बात को उलझाओ मत। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर रमेश और मधु का झगड़ा हो जाता था और रमेश मधु को मारता था। हेल्प मी, समवन हेल्प मी। कुछ महीनों बाद रमेश और मधु के झगड़े बहुत बढ़ गए और वो हर दिन मधु को अपनी बेल्ट से मारता था और मधु सिर्फ हेल्प मांगा करती थी। हेल्प, प्लीज कोई हेल्प करो, कोई मेरी मदद करो। फिर एक दिन रमेश मधु को मार रहा था। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मधु वहाँ से भागी और किचन में चली गई। उसने वहाँ एक चाकू उठाया। मैं अपनी जान ले लूंगी। बड़ी आई जान लेने वाली, तुझे तो आज सबक सिखाता हूँ। हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी। मधु को मरते देख रमेश वहाँ से भाग निकला। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो मधु मर चुकी थी। पुलिस ने छानबीन की और फ्लैट को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया। फिर रिनोवेशन हुआ तो वर्कर्स बोल रहे थे कि यहाँ एक सिर कटी भूतनी है और उसके बाद तुम उस फ्लैट में रहने आए, इसीलिए मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आंटी,
मधु की आत्मा अब भी उस फ्लैट में है। वो रोज रोती है, हेल्प मांगती है। वही है वो सरकटी भूतनी। What? मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं कई महीनों से परेशान हूं। तुम्हें वो फ्लैट जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। यस, यू आर राइट। राघव तुरंत उस फ्लैट में गया और उसने अपना सारा सामान बाहर निकाला। मैं अपने कलीग के रूम में शिफ्ट हो रहा हूं। आप ये कीज एजेंट को दे देना। ओके, टेक केयर बेटा। जी आंटी। राघव को ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहेगा। आज भी जब वो इस फ्लैट के बारे में सोचता है तो वो घबरा जाता है। महकपुर नाम का एक गांव था जहाँ के सभी लोग अपने घरों पर बकरे पाला करते थे। बकरे पालने का कारण ये नहीं था कि वहाँ के लोग मटन का धंधा किया करते थे। दरअसल हर शनिवार की रात गांव में एक चुड़ैल आती थी जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगा करती थी। गांव के लोग चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर डाला करते थे। अगर कोई चुड़ैल को नहीं देता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य का सिर काटकर अपनी कटोरी में रखती और ले जाती। महकपुर के पड़ोस में सीलमपुर गांव था जहां राहुल और सुमन का परिवार रहता था। सीलमपुर नदी के बिल्कुल नजदीक था और नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इस सावन नदी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने महकपुर के रामप्रसाद से बात की। रामप्रसाद अपना मकान बेचकर शहर जाना चाहते हैं। हम महकपुर में मकान खरीद लेते हैं। वहाँ तक नदी को पहुँचने में अभी बहुत वर्ष लगेंगे। राहुल और सुमन की कोई संतान नहीं थी। उनके पास मोती नाम का एक कुत्ता था जिसे वे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोती आ जाओ, मैं दूध में रोटी डाल देती हूँ। अब जल्दी से अपना खाना खा लो। राहुल और सुमन कुछ महीनों बाद महकपुर गांव अपना सामान लेकर पहुंच गए। पड़ोस में रहने वाली पिंकी उनके घर पर आई। राम राम पड़ोसन, क्या तुम अपने साथ बकरे लेकर आई हो? बकरे? वो किस लिए? क्या तुम्हें इस गांव का रिवाज नहीं पता? यहाँ हर शनिवार को एक चुड़ैल भीख मांगने आती है। चुड़ैल जिस घर का दरवाजा खटखटाए फिर उस घर के आदमी को चुड़ैल की कटोरी में किसी जानवर का सिर डालना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य की मुंडी काटकर अपने साथ ले जाती है। आप तो बहुत शरारती लगती हैं, लेकिन मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरने वाली पड़ोसन जी। तुम हंस रही हो? अगर तुम्हें मेरा यकीन ना हो तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लो। शनिवार की रात आने दीजिए बहन जी, हम खुद देख लेंगे। राहुल और सुमन ने पिंकी की बातों का विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने घर पर कोई बकरा खरीद कर नहीं रखा। शनिवार वाली रात आकाश में बादल छाए हुए थे। बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। राहुल और सुमन का कुत्ता मोती घर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से राहुल और सुमन की नींद टूट गई। आज ये मोती इतना भौंक क्यों रहा है? सुमन दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक भयानक चुड़ैल कटोरा लिए गांव में घूम रही थी। सुमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। हमारी पड़ोसन ठीक कह रही थी, बाहर असलियत में एक चुड़ैल घूम रही है। राहुल ने हल्की सी खिड़की खोली और बाहर देखा। चुड़ैल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के आदमी ने दरवाजा खोला और चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर रख दिया। फिर चुड़ैल राहुल के घर की तरफ आने लगी। चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करें? रजाई उड़कर सो जाते हैं। चुड़ैल को लगेगा कि घर में कोई नहीं है और वो यहाँ से चली जाएगी। सुमन और राहुल रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करने लगे। चुड़ैल काफी देर दरवाजा पीटती रही, लेकिन सुमन और राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाजे पर हो रही हलचल बंद हो गई और कुत्ते की आवाज आना भी बंद हो गई। सुमन ने रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला और अपने पति से कहा, लगता है चुड़ैल चली गई, अब मोती भी शांत है। सुमन दबे पांव दरवाजे पर गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चुड़ैल मोती का सिर काटकर ले जा चुकी थी। हाय राम, चुड़ैल ने हमारे मोती को मार डाला। सुमन और राहुल कुत्ते के धड़ को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। पिंकी और गांव के कुछ अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्या तुमने अपने नई पड़ोसी को चुड़ैल के बारे में जानकारी नहीं दी थी? मैंने इन लोगों को बताया था, पर इन्होंने मेरी बात मजाक समझी। गाँव वालों, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो चुड़ैल कौन है और यहाँ पर क्यों आती है? बहुत साल पहले एक लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ इस गांव में भीख मांगने आती थी। गांव के लोग बहुत कंजूस थे। एक दिन लड़की के पिता ने गांव में भूख से दम तोड़ दिया।
अपने पिता के मरने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वही लड़की चुड़ैल बनकर इस गांव में आती है। उसे मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने साड़ी में एक छुरा रखती है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारा गला छुरे से काट देगी। चुड़ैल आम लोगों का गला काटती है, लेकिन अगर हम उसके सामने भिखारी बनकर जाए तो भी क्या वो हमारा गला काट देगी? सुमन ने राहुल के कान में पूरा प्लान बताया। अगले शनिवार की रात जब चुड़ैल गांव में आई तो राहुल और सुमन भिखारी बनकर कटोरा हाथ में लिए चुड़ैल के पास गए। मेरी पत्नी भूख से मर रही है, या तो मेरा गला काट कर इसे खिला दो या फिर तुम मुझे अपना गला काट कर दे दो। चुड़ैल कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसके सामने आज तक कोई भिखारी नहीं आया था। अगर तुम अपना सिर नहीं काट सकती तो तुम्हें दूसरे का सिर काटने का कोई अधिकार नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। उसके बाद फिर कभी चुड़ैल गांव में लौटकर नहीं आई। भीमपुर गांव में चंदन अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। चंदन की सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो चंदन को हमेशा ताने मारती रहती थी। अरे ओ चंदन, उठ जा नालायक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल जाकर मेरे लिए दवा लेकर आ। दोपहर तक सोता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आप मुझे रोज रोज ताने मत दिया करो। अपने पिता का खाता हूँ, आपका नहीं। ओहो, बड़ा आया पिता वाला। तेरा पिता तो जैसे लाखों कमाता है ना, जो तू यहाँ इतना आराम करता है। इस तरह चंदन और उसकी सौतेली माँ में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। चंदन अपने गांव की एक लड़की विनीता से प्रेम करता था। वो अक्सर आम के बाग में विनीता से मिला करता था। मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तुम कोई काम ढूंढ लो, मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी। जब हम दोनों आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं। विनीता के कहने पर चंदन एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगता है। कुछ समय बाद चंदन और विनीता अपना अपना घर छोड़ देते हैं और शादी करके पड़ोस के अंधेरपुर गांव में एक पुराना मकान लेकर रहने लगते हैं। एक दिन विनीता चंदन से कहती है, आज पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आई थी। वो बता रही थी कि हर अमावस्या की रात को एक चुड़ैल गांव में आती है और नवविवाहित लड़कियों का मंगलसूत्र छीन लेती है। तुम भी किस किस की बातों में आ जाती हो। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आती यहाँ। लेकिन जब अमावस्या की रात आती है, पूरा गांव उससे सहमकर अपने खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद कर लेता है। तब ठीक रात में 12 बजे चुड़ैल आती है। अरे अंधेरपुर वासियों, कहाँ छुप कर बैठ गए? बड़े दिन से मैंने किसी नवविवाहित लड़की का खून नहीं पिया है। अब जल्दी से सब नवविवाहित लड़कियां आकर मुझे अपना मंगलसूत्र दे जाओ, वरना तुम्हारा गरम गरम खून पी जाऊंगी। अरे ये चुड़ैल तो सच में यहाँ आती है। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। उधर गांव की सभी नवविवाहित लड़कियां अपना अपना मंगलसूत्र चुड़ैल के हाथ में देकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। तभी पिंकी विनीता के घर आती है। अरे विनीता, तू भी अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना चुड़ैल तुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी कीमत पर चुड़ैल को नहीं दूंगी। जिद मत करो विनीता, भगवान ना करे कि चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। आप डरिए नहीं, जब चुड़ैल हमारे दरवाजे पर आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे तो मैं उसे मंगलसूत्र नहीं देने वाली। उस रात को चुड़ैल गांव की बाकी लड़कियों का मंगलसूत्र लेकर लौट जाती है। अरे अंधेरपुर वासियों, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता किया है। पिछली बार एक नवविवाहित लड़की ने
मुझे अपना मंगलसूत्र नहीं दिया था। वो लड़की जो भी है जल्दी मेरे सामने आए और अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना मैं घर घर जाकर उसकी तलाश करूंगी और उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन विनीता फिर भी चुड़ैल को अपना मंगलसूत्र देने नहीं जाती। आखिरकार चुड़ैल विनीता के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। सुन लड़की, मैं इस गांव में पिछले 20 साल से आ रही हूँ। आज तक कभी मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्दी बाहर आ और अपना मंगलसूत्र दे, नहीं तो तेरा और तेरे पति का खून पी जाऊंगी। मेरे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी है, चली जा मेरे दरवाजे के सामने से, वरना आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? आज मेरी शक्तियां कम हैं, इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन अगली अमावस को पूर्ण अंधकार होगा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। उस दिन मैं सर्वशक्तिशाली होंगी। तब देखती हूँ कि तू खुद को और अपने पति को कैसे बचाती है। और सुनो गांव वालों, इसके चक्कर में तुम सब भी मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन पिंकी विनीता के घर आकर कहती है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस गांव में हम सभी औरतें बिना मंगलसूत्र के ही रहते हैं। तुम्हें अपना मंगलसूत्र देने में क्या परेशानी है? आखिर हम लोग ऐसे कब तक रहते रहेंगे? कभी न कभी तो इस चुड़ैल की समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, उसी के पास चलते हैं, शायद वही इस समस्या का कुछ हल बता पाए। चंदन, विनीता और पिंकी तीनों मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं। जिस चुड़ैल से तुम लोग परेशान हो, 20 साल पहले ये नताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। नताशा रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। नताशा और रवि ने शादी कर ली, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई और रवि की उसमें मृत्यु हो गई। नताशा के पास रवि की एकमात्र निशानी बची थी, रवि का दिया हुआ मंगलसूत्र। नताशा रवि की यादों के सहारे जिंदगी बिताने लगी, लेकिन अंधेरपुर गांव के सरपंच की नजर नताशा पर पड़ गई। सरपंच उस समय 40 साल का था और नताशा मात्र 18 साल की। सरपंच ने नताशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन नताशा ने मना कर दिया। सरपंच को गुस्सा आ गया और उसने नताशा का मंगलसूत्र तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और फिर नताशा की हत्या कर दी। तब से वो गांव वालों को परेशान कर रही है। अगर सरपंच को सजा दिला दी जाए तो नताशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोग चुड़ैल की समस्या से मुक्त हो जाओगे। चंदन, पिंकी और विनीता पुलिस के पास जाते हैं और सरपंच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं। काफी दिन केस चलने के बाद सरपंच को फांसी की सजा हो जाती है। एक अमावस्या की रात को चुड़ैल गांव में आती है और वो विनीता को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है।